नमस्कार, सुबह की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कटनी से बड़ी खबर की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जवान को गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोपी जवान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आर्मी की टीम भी अभी तक आरोपी का कोई पता नहीं लगा पाई है। आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। गोली मारने के बाद फैक्ट्री के अंदर ही छुप गया था आरोपी। रात भर से तलाश जारी है। कल परेड में विवाद के चलते जवान ने मारी थी दूसरे जवान को गोली और ये पूरा जो वाकया है ये कल का है। और जब जवान को गोली मार दी उसके बाद जवान खुद जाकर छुप गया फैक्ट्री के अंदर और पुलिस कोशिश कर रही है ढूंढने की, लेकिन अभी तक कोई जानकारी आरोपी जवान की नहीं मिल पाई है। तो आर्मी की टीम अभी तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है आरोपी का। वहीं फैक्ट्री में जवान को गोली मारने का मामला है। अब ये पूरा मामला देखा जा रहा है कि पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील है। आरोपी जवान की तलाश में पुलिस और आर्मी की टीम अभी तक जुटी हुई है, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। गोली मारने के बाद फैक्ट्री के अंदर ही आरोपी रात भर छुपा रहा और तलाश अभी जारी है। कल परेड में विवाद के चलते एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मारी और दूसरे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोलीकांड का मामला सामने आया। आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी जवान फैक्ट्री में छुपा हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना शातिर दिमाग होगा कि अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है और पुलिस के साथ साथ यहाँ पर अन्य आर्मी की टीम भी मौजूद हैं जो कि आरोपी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पूरा मामला कल का है। परेड के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी और इस घटनाक्रम में एक जवान की मौके पर ही मौत होने की बात कही गई है और साथ ही वो जो जवान है वो फैक्ट्री में जा घुसा। उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आरोपी जवान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर इस फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस आरक्षक मौके पर पहुंच गए हैं और संवाददाता प्रभाकर लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये बहुत बड़ी घटना है और साथ ही आरोपी जवान जो कि फैक्ट्री में ही छुप गया था उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या अभी कोई जानकारी मिली है? कहाँ है वो? देखिए रेणु, अभी फिलहाल इस घटना को 12 से 13 घंटे हो चुके हैं। जो आरोपी जवान सकट सिंह है उसका भी कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी निकल के आ रही है कि मोबाइल से उसकी परिजनों से बात कराने की कोशिश की जा रही है कि वो आत्मसमर्पण कर दे और जिससे किसी प्रकार की कोई अनहोनी और ना हो पाए। फिलहाल अभी उस जवान का किसी प्रकार का कोई पता नहीं चला है और सुबह ही जबलपुर छावनी से आर्मी का दल आया हुआ है और पुलिस के साथ फैक्ट्री के पूरे एरिया की तलाश की जा रही है और ड्रोन कैमरे की भी मदद से उस आरोपी जवान को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जी रेणु। जी प्रभाकर, ये तो पुख्ता है कि जवान फैक्ट्री के अंदर है या इसमें भी अभी असमंजस है? 12 से 13 घंटे हो चुके हैं और जवान की अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है। देखिए रेणु, जो सूत्रों से जानकारी निकल के आ रही है, जो उनके आला अधिकारी जो कमांडेंट वर्ग के लोग हैं आर्मी के, उनसे फोन पे संपर्क पे हैं। तो इससे जहां तक इस बात का तो साफ होना पता चल रहा है कि वो अभी फैक्ट्री परिसर के अंदर ही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो काफी चार चौबंद देखी जाती है, क्योंकि इनके जो पूरे एरिया रहते हैं वो पूरा सील रहता है। जिसको देखते हुए ये तो नहीं अभी कहना सही नहीं है कि वो आर्मी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कैंपस से बाहर होगा। फिलहाल उसके जिस तरीके से आर्मी और उनके कमांडेंट की जो बात चल रही है, परिजनों से भी उसकी बात कराई जा रही है कि वो समर्पण कर दे, उसको देखते हुए ये अभी कहा जा सकता है कि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परिसर के अंदर ही है और किसी अज्ञात स्थान पर वो छुपा हुआ है। क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो परिसर है करीब 8 किलोमीटर एरिया का रेडियस का आता है, पूरा उसका इलाका है, तो काफी बड़ी फैक्ट्री है। तो प्रयास जारी है। फिलहाल आर्मी और कटनी पुलिस के लोग तैनात हैं और उसके ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर। लगातार नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर जबलपुर की महिला डॉक्टर का हाथरस कनेक्शन मामला, जहां महिला के बचाव में अब कांग्रेस सामने आई है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है, डॉक्टर राजकुमारी का इंटरव्यू टीवी 18 में देखा, मुझे बेहद सेंसिटिव महिला दिखी, 1 माह के वेतन देकर आई है, इमोशनल व्यक्ति है, यूपीएसआईटी जबरन कोई झूठी कहानी जड़ का
नहीं कर सकती है, विवेक तनखा ने कहा। और साथ ही सांसद ने महिला चिकित्सक को इमोशनल और सेंसिटिव होने का सर्टिफिकेट। तो कल न्यूज 18 पर दिखाया गया था, राजकुमारी बंसल ने बताया कि वो काफी पिछले 15 दिनों से जब उन्होंने हाथरस का घटनाक्रम सुना तो वो काफी दिनों तक सो नहीं पाई, अच्छे से रह नहीं पाई। और जब उन्हें नहीं रहा गया तो वो सीधे हाथरस जाने की ठानी और वहां जाकर उन्होंने मृतिका के परिजनों के साथ वक्त भी बिताया और उनकी मदद भी की है। उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी का चेक उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी का जो चेक है वो पीड़ित परिवार को दिया है और हर संभव मदद करने की बात भी कही गई है। इस पूरे मामले पर उनसे कई सारे सवाल भी हमारे संवाददाता ने किया था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या जो नक्सली कनेक्शन आपको बताया जा रहा है, नकली भावी बताया जा रहा है, भीम सेना से आपको जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, इस पर उन्होंने बिल्कुल नकारा इस बात को और उन्होंने बोला कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं पिछले कई सालों से सोशली एक्टिविस्ट हूं और इस वजह से मुझे लोग जानते हैं। तो डॉक्टर राजकुमारी के हाथरस जाने पर मेडिकल कॉलेज ने उन्हें नोटिस जारी करने जा रही है। कॉलेज के डीन ने कहा कि सेवा नियमों के खिलाफ जाकर डॉक्टर राजकुमारी ने काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीन के बयान पर डॉक्टर राजकुमारी बंसल का कहना है कि वो किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। रंजना, राजकुमारी बंसल जो कि जबलपुर से हैं, हाथरस पहुंची हुई थी, अब इनको लेकर कहा जा रहा है कि इनको नोटिस जारी किया जाएगा क्योंकि ये बिना जानकारी के हाथरस पहुंची थी। जी रेनू, बिल्कुल जो डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं, जो कि तमाम हाथरस में तमाम सख्तियों, पुलिस की निगरानी और चौकसी के बावजूद जब हाथरस में पीड़िता के घर पहुंचती तो ऐसे में कई सवाल इस बात को लेकर खड़े होते हैं कि आखिर ये इतनी चौकसी के बाद वहां पर कैसे पहुंची और अगर उनका ये मकसद था कि वो पीड़ित परिवार की मदद करना चाहती थी या एक आत्मीयता को लेकर वो वहां पर पहुंची थी तो मदद थोड़े दिनों बाद भी की जा सकती थी, तुरंत वहां जाने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह भी कि मदद को तरीका भी दूसरा हो सकता था जो कि उन्होंने चुना कि वहां जाकर उन्होंने बातचीत की। तो इन तमाम बातों को लेकर जरूर अब एसआईटी जांच कर रही है, उनका फोन टैपिंग भी किया जा रहा है और यही वजह है कि इस बात को लेकर उन्होंने गलत भी कहा है कि ये सारी जो आरोप है उनके ऊपर बेबुनियाद है, पूरी तरह से गलत आरोप उन पर लगाए गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पीड़िता के साथ क्या हुआ है, उनके परिवार से वास्तविकता जानने के लिए वहां पर पहुंची थी। उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो मेडिकल कॉलेज है जहां पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, उस कॉलेज की डीन ने इनको स्पष्टीकरण नोटिस भेजा, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर आप बिना अनुमति के, आप बिना किसी जानकारी के हाथरस कैसे पहुंची थी और आखिर वहां जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ऐसे में अब एसआईटी तमाम पहलुओं पर जांच करी और आगे इस पड़ताल में बहुत सारी जो नए खुलासे हैं वो भी होंगे क्योंकि हाथरस का जो कनेक्शन है आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, राजकुमारी बंसल का इंटरव्यू आपने कल देखा होगा, न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर दिखाया गया था और कई बार दिखाया गया था। उनका ये कहना था कि वो इमोशनली और चूंकि वो सामाजिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, समाज सेवा करती हैं और इस वजह से वे हाथरस पहुंची हुई थी। इसको लेकर अब एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी कभी भी उनको पकड़ सकती है उनसे पूछताछ करने के लिए। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की ये जिम्मेवारी है, दायित्व है कि उसकी जो है सरकारी नौकरी में इतने महत्वपूर्ण पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी प्रोफाइल के लिए जो है वो सुनिश्चित करे। किसी दूसरे राज्य की पुलिस इस तरह से जो है किस आधार पर किसी लोगों को उलझा सकती है, नहीं उलझा सकती है। देश के अंदर आज 50 प्रकरण हो रहे हैं। रिया का प्रकरण देखा है, सुशांत का प्रकरण देखा है, जिनमें जो है बड़ी लंबी कोशिशों के बावजूद जो परिणाम निकला वो तो जो है उल्टा निकला। तो जो इस तरह से जो है मध्य प्रदेश के नागरिकों की जो प्रतिष्ठा है और उनकी जो इतने महत्वपूर्ण जगहों पर लोग बैठे हुए हैं उनकी प्रतिष्ठा को बचाने का दायित्व जो है मध्य प्रदेश सरकार का है। उसे खुद उनकी प्रोफाइल जांच करके और इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है। दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। दूसरे प्रदेश की पुलिस अपनी जो है अपनी जांचों को और अपने जो है गलत काम जो उन्होंने किए हैं उससे बचने के लिए अगर निर्दोष लोगों को उलझाती है
तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इसमें पहल करे। चलिए हमारे साथ बिल्कुल भूपेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है। भूपेंद्र और हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, डॉक्टर राजकुमारी बंसल जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हाथरस पहुंची थी। कल आपने भी देखा होगा न्यूज 18 पर उनका इंटरव्यू। उनका ये कहना था कि वो पिछले 12-15 दिनों से सो नहीं पाई थी जब उन्होंने हाथरस का मामला सुना था, और यही कारण है कि उनकी मदद करने के लिए वे वहां पहुंची थी। तो आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? चूंकि एक ये दूसरे राज्य एसआईटी पहुंचेगी मध्य प्रदेश और जांच करेगी, तो मध्य प्रदेश सरकार का इस पर क्या रुख होना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का रुख संविधान और न्याय कानून के साथ में है। मध्य प्रदेश सरकार का रुख किसी भी मामले में वितंडा खड़ा करना नहीं है। जो लोग आज खड़े हो गए वो निर्दोष बताने की बात कर रहे हैं, वो बताएं। मीडिया में तो वो भाभी बन गई थी, भाभी बन के मीडिया में तो बयानबाजी कर रही थी। उस घर में मीडिया में बयान चले हैं ना, वो क्लिपिंग्स पूरी सोशल मीडिया पर हैं। तो भाभी अचानक बन गई, पूरी सफाई पेश करने लगी, तमाम प्रकार के आरोप लगाने लगी, वितंडा खड़ा करने लगी, और अभी कुछ और है। तो ये जांच से क्यों घबरा रहे हो? कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? वो कह रहे नहीं इसकी एसआईटी जांच नहीं होनी चाहिए। बयान में उसने कहा, आज तक में कहा नहीं नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कौन? मैं भाभी। आप कौन? हमारा कोई वास्ता नहीं, हम तो यूं ही चले गए थे। और कांग्रेस जाके पीछे खड़ी हो गई। विवेक तनखा जी भी आ गए, तमाम जी भी आ गए उनके साथ में। जो जहां जहां घटनाएं आप देखेंगे इस प्रकार की अराजकता फैलाने वाली, भड़काने वाली घटेंगी, वहां कांग्रेस का हाथ आपको दिखाई पड़ेगा। और आज कह रहे नहीं इसको नहीं छूना चाहिए। क्यों? जांच क्यों नहीं करना चाहिए? किसी ने सजा सुना दी, किसी ने जेल डाल दी, जांच ही तो कर रहे हैं जी। अरे आप तो बड़े वकील हो, आप साथ में हो जाओ, वकील बन जाओ उनके, क्योंकि आप लोग तो वकील ऐसे लोगों को खूब जल्दी बन जाते हो। लेकिन जांच से क्यों घबरा रहे हो? कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है। हालांकि राजकुमारी बंसल का कहना है कि वो किसी भी तरीके की जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जांच कर लें, उन्हें कोई डर नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है। और इस देश में जांच एजेंसीज हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगी। जिसका हाथ है वो, जो कौन सा हाथ है, कैसा हाथ है, वो हाथ को उजागर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस को देश भर में दर्द इसी में। बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में तमाम हुई, भीषण हुई, बीभत्स हुई, लेकिन ना भाई बहन की जोड़ी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, 2 शब्द भी नहीं लिखी। उसी छत्तीसगढ़ में किस प्रकार पड़ोसी राज्य में किस प्रकार के प्रधानमंत्री जी के भी ट्वीट आ गए, जिस प्रकार की होने लगा में भड़काने का, जातियों को लड़ाने का, कांग्रेस प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आया, हाथरस उजागर होने लगा। तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आया, हाथरस पे ये पकड़े गए फैलाने का ये काम करते। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट क्यों नहीं आया हाथरस पे? और यही कारण है कि जब ये पकड़े, प्रधानमंत्री जी का ट्वीट क्यों नहीं आया हाथरस पे? पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम करना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आया। मामले में जांच से भी घबरा रहे हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए, एसआईटी को जांच नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? वो तो ऐसा है, वो तो वैसा। आप सर्टिफिकेट के देना शुरू कर दिए साहब। वो महिला जांच के लिए तैयार होने की बात कर रही है, और उन्होंने साहब बोला उन्हें कोई डर नहीं है, जांच कर लें, वो निष्पक्ष है। कर रहे जांच नहीं होनी चाहिए। आपको क्यों दर्द हो रहा है पेट में? और उनका ये भी कहना है कि उनका ना तो कोई नक्सली कनेक्शन है, ना ही वो कोई भीमसेना से जुड़ी हुई है, ना ही वो किसी और दल से जुड़ी हुई है। संवेदनशील है, निर्दोष है, फलाना है। अरे वाह यार, आपने सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। लेकिन रजनीश जी अग्रवाल साहब सुनिए ना, लेकिन इनके ऊपर इतने सवाल क्यों उठाए जाने लगे? यदि वो वहां पर गई थी और उनके, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो पीड़िता के परिजन थे, उनका ये कहना था कि आप हमारे पास हैं तो हमें बहुत मनोबल मिल रहा है, तो आप यहाँ पर 2-3 दिन रुक जाइए, थोड़ा सा मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य काफी कमजोर महसूस कर रहे थे खुद को। देखिए, ये मामला इतना बड़ा है और इतना षड्यंत्र इसमें गहरा है। कैसा षड्यंत्र लग रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं, एजेंसीज को लग रहा है। पकड़ा गया है, फंडिंग का मामला उजागर हुआ है, पीएफआई का फंडिंग का मामला उजागर हुआ है। तमाम प्रकार ये भाभी बन गई थी जी। आपने वो क्लिपिंग्स नहीं देखी नेशनल न्यूज चैनल्स की? ये भाभी बन के बयान दे रही थी और स्टैंड ले रही थी कि परिवार का ये स्टैंड है जी। ये इस देश में नियम कानून धर्म है, और जब आप पकड़े जाओगे तो आप चिल्लाओगे। ऐसा चलने वाला नहीं है। वो कांग्रेस की भी जो प्रवृत्ति है वो उजागर हो रही है जी। बिल्कुल, और आप सभी लगातार बने रहिए। अभी आपसे एक और खबर पर हम चर्चा करेंगे,
और अगली खबर का रुख करते हुए उपचुनाव में कोरोना को लेकर कांग्रेस का बड़ा दांव है, जहां कांग्रेस ने कोरोना पर वचन पत्र में 3 स्कीम का किया ऐलान। कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान किया गया है। कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन देने की स्कीम जारी की गई है। कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की भी योजना बनाई गई है। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर कोरोना से जुड़ा हुआ भी वचन पत्र में कुछ बिंदु शामिल किए गए हैं। उपचुनाव में कोरोना को लेकर कांग्रेस का बड़ा दांव। कांग्रेस ने अपने उपचुनाव को लेकर बनाए वचन पत्र में एक बड़ा ऐलान कोरोना को लेकर किया है। ये क्या ऐलान है? हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके का ये आपने वचन पत्र के अंदर इस कोरोना को लेकर आर्थिक सहायता को लेकर उस बिंदु को शामिल किया है? देखिए, कोरोना की जो ये देशव्यापी त्रासदी है और इसको मैं जिस तरह से जो है पिछली जो सरकार है इसने हाथ खड़े किए हुए हैं और 13 तुझको अर्पण की स्टाइल में लोगों को भरोसे छोड़ दिया गया है। इसमें जो व्यापारी समुदाय है, जो व्यापारी समुदाय है वो बुरी तरह से चपेट में इसकी आया है। उसके धंधे चौपट हो गए, उसकी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। आज उसके पास पूंजी नहीं है, पूंजी खानी पड़ रही है उसको। इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपसे बताएं, कई ऐसे परिवार हैं बाबा के ढाबा स्टाइल के कि जिनके घर में अब कोई लीडर नहीं बचा है। कांग्रेस के कपट पत्र के कपट के बिंदु पिछले कई महीनों से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आ रही है। अगर घोषणा पत्र और वचन पत्र कि वचन पूरा ना करने पर सजा के प्रावधान हुआ करते तो निश्चित तौर पर 70 सालों में कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में जाते, जेल में चक्की पीसने का काम करते, क्योंकि इन्होंने ठगने का, धोखा देने का, झांसा देने का लगातार एक क्रम बनाया हुआ है। तो सुना आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी से भी सुना और दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आते हैं। लगातार आपसे ही चर्चाएं होती थी न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो आपने भी कई बार बोला है कि कैसी सरकार है, आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है। हालांकि वचन पत्र तैयार करना सभी पार्टी का खुद का स्वतंत्र निर्णय है कि वो क्या क्या बिंदु रखना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या कांग्रेस ने आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश नहीं की वचन पत्र के माध्यम से? ये जो समस्या है, इस समस्या से कितने परिवार पीड़ित हैं, कितने लोग अनाथ हो गए। 15 लाख लोग सड़क पर अपने बच्चों को कंधों पर रखकर आए हैं। उन मजदूरों की हालत क्या है? ये जो घोषणावीर लोग हैं और जो देश को जो है लगातार मूर्ख बनाने का काम और कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछे तो कि 15 लाख में से कितने लोगों को। भूपेंद्र जी देखिए, आप मेरा सवाल घुमाइए मत प्लीज। मेरा सवाल ये है, प्लीज मेरा सवाल घुमाइए। नहीं, हम आपके सवाल से नहीं घुमाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे। मेरा सीधा सा सवाल था, जो आपदा को अवसर में बदलने का आरोप आप लगा रहे हैं, बार बार ये बोला जा रहा था। मुझे बात करने दीजिए। आप अपनी तरफ से बोलेंगे, हम आपके एजेंडे के लिए थोड़ी यहाँ पर आपने मुझे कनेक्ट किया। अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपके वचन पत्र की बातें हो रही है, हमारा एजेंडा यहाँ पर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं बात करने दे रही? आप घुमा रहे हैं इसलिए। क्यों टोक रही हैं बताइए? आप घुमा रहे हैं इसलिए। किस लिए घुमाया, कहाँ घुमाया, बताइए क्या घुमाया मैंने आपको? वचन पत्र में कोरोना को लेकर जो बिंदु रखे गए हैं, 3 प्रमुख बातें जो रखी गई हैं, क्या इसको अब आपदा में अवसर को बदलने के रूप में नहीं देखेंगे? तो आपको जब मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ क्यों नहीं सुनना चाहती हैं? आप चाहती हैं कि मैं आपकी बात में हाँ कर दूं? चलिए आप अपनी बात बोलिए फिर। हमने जो है आज जिस त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं, उस त्रासदी से जो है उसको दायित्व है हमारा ये। अगर हम सत्ता में आते हैं हाँ। तो हम उसको जो है ऊपर उठाएंगे। आज क्या हम सत्ता में, जो आप कह रही हैं कि आपदा को अवसर में बदल दिया? आपदा को अवसर में बदलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नकली किटें खरीदी और डॉक्टर्स को सप्लाई की, जिन्होंने आज जो है दवाइयां तक नहीं दी अस्पतालों में। आज अस्पताल में बेड नहीं है और जो सबके साथ सौदे हुए पड़े हैं। आपको पता है कि कितनी 26,000 बेड खाली पड़े हैं? इसकी घोषणा एसीएस ने आज से जो है 2 महीने पहले की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सरकार को होश भी है कि ये क्या कर रही है? और आज जो है हालत ये है कि किसी मरीज के लिए बिस्तर अवेलेबल नहीं है। चलिए बात करते हैं। ये आप इसको अवसर बात करती हैं और आप जो है इस तरह से कह रही हैं अवसर बदल दिया।
भाई बात तो सुनना चाहिए किसी की। आपने अरे सर, आप नाराज हो रहे हैं, बताइए सवाल करने। नाराज नहीं हो रहे आप जो है ये तो सवाल भी नहीं कर रहे, जो है ये जज बन रही है। रजनीश जी, चूंकि वक्त कम है, जवाब ले लीजिए, कभी बीच में भी फिर बोलेंगे। हमारी बात हुई नहीं है मैडम, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। आपने इनको बुलाया कि इन्होंने आपको बुलाया? आपको भी मालूम है वक्त की कमी है। इनके दृष्टि पत्र के कितने फायदे फिलहाल तो आपके वचन पत्र की बात हो गई सर, बीजेपी के भी वचन पत्र की बात हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। उस दृष्टि पत्र के किस मुद्दे पर इनकी सरकार ने 6 महीने पर काम किया, इसका जवाब दें। रजनीश जी बोलिए, आप बोलिए। 3 स्कीम्स को आप कैसे देखते हैं वचन पत्र में जो लाई गई है? रेणु जी, सवाल केवल इतना है कि कांग्रेस के कपट पत्र का झांसा इनमें आने वाला नहीं है। इसी विषय पर आपके ही चैनल में मैं तीसरी बार इस बात को लेकर बता रहा हूं, लेकिन जनता के गले उतर नहीं रही। 40% मृत्यु कोरोना के कारण कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली महाराष्ट्र सरकार में हुई है। 40% देश की मृत्यु। छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य कांग्रेस शासित, राजस्थान पड़ोसी राज्य कांग्रेस शासित, कोरोना से मृत्यु हो रही। कोरोना से तमाम प्रकार के नुकसान लोगों को हुए। कभी किसी प्रकार की कोई राहत दी हो तो बताएं। अब यहाँ चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के कपट ये चलाने का काम कर रहे हैं। 10,000 रुपया फेरी वालों को देने का बिना ब्याज के काम। बोलेंगे ये महाशय, अभी महाशय बोलेंगे, बौखलाएंगे। फालतू की बातें मत करिए। आप जवाब दीजिए, आपकी सरकार ने 6 महीने में क्या किया? आपने दृष्टि पत्र घोषित किया था, बेईमानी करते हो आप जनता के साथ। जवाब दीजिए, उस दृष्टि पत्र का आपने क्या किया? 10,000 रुपए का लोन देने का काम किया है। जो पथ विक्रेता हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो फेरी वाले, 10,000 का लोन। और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ या पंजाब बहुत पीछे हैं, जो 10,000 तक का लोन नहीं दे पाए फेरी वालों को, जो बिना ब्याज के उनको तत्काल लोन देने की बस मध्य प्रदेश सबसे आगे। ये कौन से मुंह से बात करते हैं? चलिए, देखा होगा कितना प्रभाव पड़ता है इस वचन पत्र का जनता पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।